हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO 2019 के अंदर जो पेपर हुआ उसके बारे में। आइए चर्चा करते हैं इस पेपर के अंदर जीके से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने फर्स्ट, ये लीजिए। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपके सामने कि दुर्गीकरण के पूरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। अक्सर आप पढ़ते हैं कि राज्य में सर्वप्रथम दुर्ग या किले के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा स्थल तो आप सब जानते हैं, हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे दक्षिण पश्चिमी दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, कालीबंगा। ये जो कालीबंगा स्थल है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है ये? कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन यहां देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि दुर्ग के जो पूरा अवशेष मिले हैं वो किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल से मिले हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, वो है बालाथल। ये जो बालाथल स्थल है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। और ये जो बालाथल है ये आहड़ सभ्यता का क्या है? केंद्र। और ये जो आपके सामने आहड़ सभ्यता है ये किस प्रकार की सभ्यता है? तो ताम्रपाषाण कालीन। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 65। पूछा जा रहा है प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो जुते हुए खेत के अवशेष हैं, कई तो वन लाइनर क्वेश्चन आता है कई बार कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिले। और वो भी कैसे? दोहरे जूते हुए, मतलब एक साथ दो फसल बोने की कला। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा ये जा रहा है कि ये जो जूते हुए खेत के साक्ष्य हैं ये हमें किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पार्ग हड़प्पा कालीन युगीन संस्कृति। याद रखिएगा, ठीक है, पार्ग हड़प्पा युगीन संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बूंदी में ये जो तारागढ़ किला है ये बनाया गया है बरसिंह हाड़ा द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। लेकिन इस तारागढ़ किले के बारे में टोड का एक कथन भी है, याद रखिएगा। टोड ने कहा था कि संपूर्ण रजवाड़े में सर्वश्रेष्ठ महल यदि किसी किले में बने हुए हैं तो ये वही है बूंदी का तारागढ़। इसी किले के निर्माण के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है। किपलिंग ने कहा है कि इस किले का जो निर्माण है वो भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है। ये भी याद रखना है। तो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है ये महलों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंदर चित्रशाला नामक महल भी बना हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला फैक्ट, क्वेश्चन नंबर है 67। युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पोलिये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है। युआन च्वांग द्वारा, याद रखिएगा, कौन सा स्थान? पोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है। तो याद रखिएगा बेराट। बेराट स्थल जो कि आपके जयपुर में बाण गंगा नदी के किनारे है। याद रखिएगा एक इसी प्रकार से स्थान और भी है, पिल्लो मोली।
और पिल्लोमोली स्थान जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा भीनमाल जालोर। ठीक है, वो कौन सा है? भीनमाल जालोर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 68। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है एगमार्क अधिनियम 1937 किसके अंतर्गत आता है? कौन सा विभाग है या कौन से निदेशालय के तहत है? तो याद रखिएगा ये है आपके विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के तहत। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने राजस्थान के किस जिले में डंडीकर शेल कला पूरा स्थल स्थित है? डंडीकर शेल कला, शेल का मतलब होता है पत्थर पर कला, और डंडीकर जो स्थल है ये किस जिले के अंदर है? तो याद रखिएगा अलवर के अंदर। जैसे आपको पता हो तो राजस्थान में सर्वप्रथम ब्रड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो याद रखिएगा गरदड़ा, यानी कि चट्टान पर उड़ते हुए पक्षी के चित्रण वो मिले हैं गरदड़ा। स्थान है बूंदी में, याद रखिएगा छाजा नदी के किनारे। ठीक है, आप बताइए एक स्थान है नमाणा गांव, ये कहां पर है? ये कहां पर है? कमेंट करके बताइएगा। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत है नहीं, अलवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिएगा राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशी जाति से मानने वाले कौन कौन हैं? तो कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुर्क और स्मिथ, ये तीनों ही मानते हैं कि राजपूत जो है वो विदेशी जाति से उत्पन्न है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का जो मत है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक हैं, इनको घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं। और ये जो राजस्थान नाम है ये 1829 के अंदर इनके द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने मुंशी समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? कोई दिक्कत नहीं है, आप सब जानते हैं कि वो जो मुंशी हैं मुंशी समर्थदास, और इनका जो समाचार पत्र है राजस्थान समाचार, इसका जो प्रकाशन है वो कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1889 के अंदर। ठीक है, यहां पर देख लीजिए ऑप्शन 1885, 1898, 1910 और 1914। ये क्वेश्चन इस पेपर के अंदर डिलीट किया गया था क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, बाकी कब निकाला गया तो आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72। शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? भरतपुर के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित किया? देखिए शेखावटी में जो किसान आंदोलन हुआ है वो जिस जाति से संबंधित है वो तो है जाट जाति। इसीलिए आपने भरतपुर के एक व्यक्ति का नाम सुना है जिसका नाम है ठाकुर देसराज। ठाकुर देसराज ने, आपको पता हो तो 1931 के अंदर क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया था। क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया जिसका अधिवेशन सिक्कर के अंदर रखा गया था 1933 में पलथाना में। तो ठाकुर देसराज वे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। इनकी पत्नी का नाम भी जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्नी का नाम है उत्तमा देवी। नाम आपने सुना होगा कि सिक्कर के अंदर एक स्थान है कटरातल। 25 अप्रैल 1934 के अंदर कटरातल सम्मेलन हुआ था किशोरी देवी के नेतृत्व में।
वहां पर वक्ता के रूप में कार्य किया था किसने? उत्तमा देवी ने। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठाकुर देशराज। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला आपके सामने है, पूछा जा रहा है जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? जगत सिंह काव्य, रण छोड़ भट तेलंग, आप सब जानते हैं कि इन्होंने तो राज प्रशस्ति लिखी थी। जगत सिंह नहीं, पंडित जीवाधर नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, रघुनाथ। कौन है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, रघुनाथ। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 74। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 74। 74 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है एक ही आंदोलन, आप सब जानते हैं 1921 के अंदर ये एक ही आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से? तो झाड़ोल ठिकाने के मातरकुंडिया से। इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो भी आपको पता है, मोतीलाल तेजावत। ये वही आंदोलन है जिसके अंदर 21 सूत्री मांग पत्र, जिसे हम पढ़ते हैं मेवाड़ की पुकार। कौन सा? 21 सूत्री मांग पत्र, मेवाड़ पुकार। पूछा जा रहा है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगारी से मुक्त करवाना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 75। 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? किस शासक ने भाग नहीं लिया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खेतड़ी के शासक अजीत सिंह तो गए थे, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह भी गए थे, याद रखिएगा। उदयपुर के महाराणा जो फतेह सिंह है ये नहीं गए थे। ये जब जाने वाले थे तब आपको पता होगा, हमारे एक क्रांतिकारी और एक कवि भी, जिनका नाम है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरठे लिखकर भेजे थे, जिन्हें इतिहास में कहा गया था चेतावनीरा चुंगटिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ये नहीं गए थे। बहुत अच्छा और बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर बार ये पूछा जाता है किसको रोका गया था, इस बार पूछा कौन नहीं गया था। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, चूरू में सर्वे हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की गई थी? ये आप जब बीकानेर प्रजामंडल पढ़ते हैं ना, तब पढ़ते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल के तहत सर्वप्रथम जन जागृति लाने का जो कार्य किया था वो सर्वे हितकारिणी सभा द्वारा किया गया था, क्योंकि इसी के माध्यम से चूरू के अंदर कबीर पाठशाला और याद रखिएगा पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1907 के अंदर स्वामी गोपाल दास। ठीक है, स्वामी गोपाल दास द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 77। भारतीय संघ में अधिमिलिन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? याद रखिएगा। तो प्रथम शासक जो थे वो बीकानेर के, याद रखिएगा, शार्दुल सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। भारत में विलेय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो याद रखिएगा बीकानेर के शार्दुल सिंह। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 78। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, आप कहेंगे बिल्कुल सर सही है। गोविंद गुरु का जो जन्म है वो 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ। आप कहेंगे सर गोविंद गुरु का जो जन्म है वो 1858 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में हुआ था, बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में। तो यहाँ पर जो दिख रहा है फिलहाल तो 2 नंबर है, बाकी और देखते हैं। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धुनी और निशान की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, ये भी सही है।
दो जो फैक्ट है वो गलत है। इनका जो जन्म है वो डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में हुआ था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 79। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है रुकनुद्दीन, साहेदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चारों ही नाम आपको मुस्लिम नाम लग रहे हैं और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसके अंदर सर्वाधिक जो चित्रकार हैं वो मुस्लिम हैं, और वो कौन सी है? याद रखिएगा, बीकानेर शैली। अच्छा, बीकानेर शैली की अपनी और विशेषता है। बीकानेर शैली वे शैली है जिसके चित्रकार पेंटिंग बनाने के बाद में स्वयं का, अपने पिता का और तिथि अंकित किया करते थे। जैसे कोई पेंटिंग बने यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखा करते थे पेंटर घनश्याम, ठीक है, और अपने पिता का और मोबाइल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से अभी लिखते हैं ना, ऐसे हम देखते हैं घरों में अक्सर ऐसे मोबाइल नंबर लिख रखे होते हैं। पहले क्या करते थे? स्वयं का, अपने पिता का और तिथि अंकित किया करते थे। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 80। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर है? अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला और त्रिकुटाकृति यानी कि त्रिकुटी पहाड़ी पर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वो है जैसलमेर सोनार किला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 81। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आप सब जानते हैं कि कछावा जो राजवंश है इसकी टोटल 4 राजधानियां थी। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले बनी थी दौसा, दौसा के बाद में बनी थी झमुआ रामगढ़, झमुआ रामगढ़ के बाद में बनी थी आमेर, और आमेर के बाद में बनी थी, याद रखिएगा, जयपुर। वेरी वेरी, दौसा और झमुआ रामगढ़ 1137 में बनी थी, आमेर 1207 में बनी थी, जयपुर बनी थी 1727 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कछावा वंश की सर्वाधिक समय तक रहने वाली राजधानी कौन सी है? आमेर। कितने वर्षों तक रही? तो ये आप आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? देखिएगा, सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़ है, सबसे नवीन पूछे तो झालावाड़ है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी पूछे तो फिर याद रखिएगा मारवाड़ है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी पूछे तो शाहपुरा है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी पूछे तो जयपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी पूछे तो वो शाहपुरा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा का गठन किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 के अंदर, तो याद रखिएगा, मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और 1883 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? याद रखिएगा, परोपकारिणी सभा की। किसकी हुई थी? परोपकारिणी सभा की। ठीक है, अगला देखिए, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? बताइए, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? देखिएगा, पाबू जी की जो पत्नी है वो सती हुई थी, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, देवल चारने की गाय बचाने गए थे। तेजा जी की पत्नी है वो भी सती हुई थी, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। गोगा जी की जो पत्नी है वो भी सती हुई थी। तो फिर बचे कौन ऑप्शन में? ए, हड़बू जी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 85। क्या कह रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपको चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? कई बार तो यह पूछा जाता है कि कुंभ स्वामी मंदिर किस किले में है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस किले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहां पूछा जा रहा है कि किस देवता को समर्पित है। देखिएगा, ये निर्माण किसने करवाया था? सिंपल सी बात है, कुंभा ने। कुंभा के आराध्य देव कौन है?
आप कहेंगे सर कुंभा के जो आराध्य देव हैं वो है भगवान विष्णु। तो कुंभा ने जो भी बनाया है वो किसे समर्पित किया है? भगवान विष्णु को याद रखिएगा। ठीक है, चाहे वो विजय स्तंभ भी क्यों ना हो, वो भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जिसके अंदर हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।